हेलो स्टूडेंट्स, आज से अपन शुरू करेंगे स्टील। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट कोड है CE302 वो स्टील आता है। ठीक है, स्टील को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, ताकि जब अपन स्टील को आगे पढ़ेंगे या स्टील शुरू करेंगे तो उसमें अपन को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो लेक्चर रहेगा अपना, ये वीडियो लेक्चर रहेगा, वो एज ए इंट्रोडक्शन काउंट होगा अपना। ठीक है, तो स्टील में देखो, बेसिकली देखो, जैसे अपन ने आरसीसी पढ़ रखा है, सोम पढ़ रखा है, स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ रखा है। बेसिक कॉन्सेप्ट सिविल इंजीनियरिंग का है स्ट्रक्चर बनाने का, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कस्टमर और यू कैन से कंज्यूमर। ठीक है, जैसे कई जगह अपन को रिक्वायरमेंट होगी आरसीसी की, कुछ जगह ऐसी होती है जब अपन को क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है एक और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की, जिसमें आप कंप्रेशन के साथ साथ में टेंशन की वो टेंशन को भी सहन कर सके, या यू कैन से कैरी आउट कर सके टेंशन लोड को भी। ठीक है, तो जो स्टील होता है वो कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन में इक्वली स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, जबकि हम लोगों ने देखा है कि जो आरसीसी होता है, रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट, वो कंप्रेशन में तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन जब बात आती है टेंशन की तो वो थोड़ा वीक होता है। ठीक है, यू कैन से जो सीमेंट कंक्रीट है वो तो उसकी तो टेंसाइल स्ट्रेंथ नेग्लिजिबल मानी जाती है, जब उसको रेनफोर्स्ड कर देते हैं अपन तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेसेस आर मेजर्ड इन रिएक्शन फ्रेम टू डिजाइन अ मटेरियल। अपने पास में जो अपन कैलकुलेट करते हैं कोई अप्लाइड फोर्स लगा के उसमें कितना स्ट्रेस जनरेट होगा, उससे अपन डिजाइन मटेरियल को डिजाइन करते हैं। ये मटेरियल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं कि स्ट्रक्चर का डायमेंशन क्या होगा, उसमें कौन सा मटेरियल यूज किया जाएगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है अपना, वो होता है जिस एरिया पे अपने फोर्स लग रहा है। ठीक है, या यू कैन से वो एरिया जो फोर्स को कैरी आउट करेगा। ठीक है, स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया या फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर अपन नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं तो नॉर्मल का मतलब हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लगेगा। ठीक है, तो स्ट्रेस सेम है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसमें जो स्ट्रेस हो सकते हैं वो अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल का मतलब हो गया कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आप ले रहे हो या आप कैलकुलेशन में यूज करोगे, उसके जो फोर्स आएगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। वेयर एज जो शियर स्ट्रेस होता है अपना, उसमें जो फोर्स होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, आप लोगों को ये समझ लीजिए कि जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो कंप्रेशन और टेंशन देता है। ठीक है, कंप्रेशन या टेंशन देता है, जबकि जो शेयर स्ट्रेस है वो डिस्टोर्शन प्रोड्यूस करता है, मतलब उसकी जो शेप होगी उसको डिस्टोर्स करने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब बात आती है मेंबर की। तो जो अपन स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसमें कई प्रकार के मेंबर हो सकते हैं, जैसे कॉलम हो गया, बीम हो गया, फुटिंग हो गया, स्लैब हो गया। ठीक है, टाई बीम हो गया, ट्रसेस हो गए। लेकिन जो मेन आपके कंपोनेंट होते हैं वो बीम और कॉलम। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको अपन ज़्यादा फोकस करते हैं डिज़ाइन के टाइम पे कि कितने अपन को बीम प्रोवाइड करवाने हैं किसी स्लैब यू कैन से या किसी स्ट्रक्चर में, और कितने कॉलम अपन को देने हैं। कॉलम का काम होता है और बीम का काम होता है स्ट्रेसेस को ट्रांसफ़र करना और स्ट्रेसेस को बेयर आउट करना। ठीक है, अब बीम क्या होता है ये समझिए। बीम वो सब्जेक्ट में वो मेंबर होता है जिसमें जो फोर्स होता है वो उसकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, मेंबर सेक्शन सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग। ठीक है, जो फोर्स आएगा, जो लोड आएगा वो उसकी ट्रांसफर डायरेक्शन में आएगा। अगर यही लोड उसकी एक्सियल डायरेक्शन में, यू कैन से लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगे, तो वो जो कंपोनेंट होगा स्ट्रक्चर का वो कॉलम कहलाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि ट्रांसवर्स लोडिंग मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, अगर किसी बीम का बात करें तो उसके जो लोड होगा वो पैरेलल डायरेक्शन में लगेगा, तो बीम में शियर फोर्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और मोमेंट प्रोड्यूस होता है। जबकि जो कॉलम होता है उसमें केवल कंप्रेशन और टेंशन प्रोड्यूस होता है। अब कोई बोले कि सर हमने तो बीम में कंप्रेशन टेंशन भी होता है, वो सेकेंडरी इफेक्ट होता है, पर प्राइमरी इफेक्ट होता है मोमेंट प्रोड्यूस होना, और उस मोमेंट के कारण आपके बीम में कंप्रेशन और टेंशन जनरेट होते हैं। ठीक है, वो सेकेंड इफेक्ट हो गया उसका लोडिंग का।
ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। प्योर लोडिंग कंडीशन, लोडिंग इक्वेशन सॉरी। तो प्योर लोडिंग इक्वेशन के केस में क्या होगा, अपन एक इक्वेशन यूज करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने इसको देखा होगा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में इसका यूज भी किया होगा, आरसीसी में भी इसका काफी यूज होता है। m बाई आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई मैक्सिमम इक्वल टू ई बाई आर। अब यहाँ पे क्या क्या टर्म्स है मैं वो बता देता हूँ। m मतलब हो गया मोमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है बीम में, I हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या यू कैन से सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। अब मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जो मोमेंट ऑफ एरिया होता है वो दो प्रकार से हो सकता है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया और सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। फर्स्ट मतलब हो गया एरिया इंटू डिस्टेंस, दूसरा हो गया एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, जो सिग्मा हो गया वो स्ट्रेस जनरेट हो गया, वाई मैक्सिमम हो गया न्यूट्रल एक्सिस से टॉप मोस्ट फाइबर का डिस्टेंस, ई हो गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और आर रेडियस। ठीक है, रेडियस मतलब जिस आर्क में वो बेंड आउट होगा, बेंडिंग हो रहा है, उस आर्क का ये रेडियस होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। वेयर एम वो मैंने आपको बता दिया ये क्या क्या होता है। अब बात आती है न्यूट्रल एक्सिस की। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होता है जिसके अबाउट में कोई सेक्शन रोटेट करता है इन द इफेक्ट ऑफ बेंडिंग, अंडर द इफेक्ट ऑफ बेंडिंग। यदि कोई सेक्शन किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है या करता है तो वो आपका न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है। ठीक है, फिर आता है रेडियस ऑफ गायरेक्शन। रेडियस ऑफ गायरेक्शन का मतलब हो गया कि न्यूट्रल एक्सिस से वो डिस्टेंस जहां पे यदि पूरे एरिया को कॉन्सेंट्रेट माना जा सके तो वो उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जितना एक्चुअल उसकी शेप और साइज में वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब एरिया का जो इफेक्ट आता है वो निकालते हैं अपन मोमेंट इनर्शिया से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई जो होता है किसी रेक्टेंगुलर चैनल की मैं बात करूं, रेक्टेंगुलर सेक्शन की, तो उसके लिए जो आई का वैल्यू निकल के आता है वो आता है बी डी क्यूब अपॉन 12 कैलकुलेटेड। ठीक है, यदि अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस से रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो उस केस में जो आई आएगा वो आएगा ए आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जो आर का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा डी अपॉन रूट में 12, डी अपॉन रूट में 12। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर असिमेट्रिक सेक्शन की बात करेंगे तो भी सेम ही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। ठीक है, सिमेट्रिक सेक्शन अपन क्यों प्रेफर करते हैं कैलकुलेशन में, आप लोगों ने देखा होगा कि साफ हो जाएगा, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर बना देते हो। इसका जो मेन कारण है वो है इसमें जो कैलकुलेशन होती है वो इजी होती है। ठीक है कि नहीं, जो आपके पास इक्वेशन है मोमेंट की m बाई आई अपॉन सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई बाई आर, वो आसानी से अप्लाई हो सकती है। ठीक है, चलिए ये आपके बेसिक हो गए। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, कपल क्या होता है। कपल का मतलब हो गया दो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस। ठीक है, जिसका मेन काम होता है रोटेशन का। ठीक है, वो क्या करेगा, रोटेट करेगा आपके क्रॉस सेक्शन को, उसको कपल बोलते हैं। ठीक है, कपल मतलब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस कुछ दूरी पे लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ टर्म्स होती है मोमेंट, शियर और कपल, ये भी मैं बता देता हूँ। मोमेंट का काम होता है रोटेशन का, कपल का काम होता है मोमेंट प्रोड्यूस करने का। तो कपल क्या करेगा, एक तरीके से रोटेशन ही देगा, लेकिन किसकी फॉर्म में देगा, पहले मोमेंट प्रोड्यूस करेगा और मोमेंट क्या करेगा, उसको रोटेशन देगा। शियर का जो काम होता है वो डिफॉर्मेशन का होता है, शियर का जो काम होता है वो डिफॉर्मेशन का होता है। ठीक है, ये मैं सब आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये आपका बेसिक जो चैप्टर था वो खत्म हो चुका है। अगले लेक्चर में अपन लोग स्टील शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।